नमस्कार दोस्तों। आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन जो थ्योरी है इसके अंदर अब जो पढ़ा सीरीज चल रही है, तो यहाँ पे 20 दिन 20 चैप्टर सीरीज है और अपने 14 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। यहाँ पे अब अगर आपने 14 चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जा करके वहाँ पे आराम से पूरे चैप्टर देख सकते हो। आज 15वां जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा इल्यूमिनेशन, यानी कि विद्युत लैंप, बोले तो प्रदीप्ति। दोस्तों प्रदीप्ति क्या होती है क्या नहीं होती है इसके बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे, तो आप शुरू से एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पे आज का पहला प्रश्न देखिएगा, और पहला प्रश्न क्या है, लाइट हाउस, सर्च लाइट, सिनेमाघर, प्रोजेक्टर में प्रयुक्त लैंप है। पहला ऑप्शन है आर्क लैंप, दूसरा है हैलोजन लैंप, तीसरा है HPMV लैंप, और यहाँ पे चौथा है MAT लैंप। दोस्तों यहाँ पे जो सिनेमा हॉल होते हैं उस पे पर्दे पर पिक्चर दिखाई जाती है, तो वहां पर जो पिक्चर दिखाई जाती है तो एक लैंप के द्वारा फोकस डाला जाता है, तो वो लैंप कौन सा है, या दूसरा मैं कहूँ सर्च लाइट है, एक लाइट हाउस है। तो दोस्तों ये जो तीनों ही लैंप होते हैं ये आपके आर्क लैंप होते हैं। कौन से होते हैं इसमें, आर्क लैंप। अब आर्क लैंप जो होते हैं ये कैसे होते हैं, तो दोस्तों इसके अंदर ध्यान से समझना, यहाँ पे इलेक्ट्रोड होते हैं, और जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं ना, ये दोनों इलेक्ट्रोड कार्बन के बने होते हैं, और जिसमें दोनों इलेक्ट्रोडों में एक धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। तो दोस्तों यहाँ पे जो धनात्मक होता है वो ऋणात्मक की अपेक्षा दुगना मोटा होता है, यहाँ पे दुगना मोटा होता है, और इसके द्वारा 85% प्रकाश उत्पन्न होता है। जबकि यहाँ पे जो नेगेटिव होता है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये इससे 10% प्रकाश उत्पन्न होता है, और दोनों के बीच में यहाँ पे आर्क उत्पन्न होती है, चिंगारी। तो चिंगारी के द्वारा 5% प्रकाश उत्पन्न होता है, और यहाँ पर इन दोनों को एक कांच की ट्यूब में इस प्रकार से बंद कर दिया जाता है दोस्तों। तो ये जो लैंप होता है ये इस प्रकार का लैंप होता है, और ये डीसी पे प्रचालित होता है। किस पे प्रचालित होगा, तो डीसी पे प्रचालित होता है, यहाँ एक बैलास्ट लगाया जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछे कि धनात्मक इलेक्ट्रोड के द्वारा कितना प्रकाश उत्पन्न किया जाता है, तो 85%, और यहाँ पे 10% प्रकाश उत्पन्न होता है। तो दोस्तों राइट ऑप्शन तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन, आर्क लैंप। लेकिन दोस्तों आपसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे जो हैलोजन लैंप होता है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना इसे फ्लड लैंप भी कहते हैं, फ्लड लैंप। और जो ये लैंप होता है ये शादी समारोह में, हवाई अड्डा होता है, या खेल के जितने भी मैदान होते हैं वहां पे आपका हैलोजन लैंप प्रयोग होता है। इसके अंदर जो फिलामेंट होता है वो आपका किसका बना होता है, तो टंगस्टन का वो बना होता है। एक होता है हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, एक होता है यहाँ मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप होता है दोस्तों। तो राइट ऑप्शन हो गया आपका यहाँ पे आर्क लैंप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सेकंड प्रश्न पर। और सेकंड प्रश्न क्या है, तो देखिएगा यहाँ पे नियॉन साइन लैंप द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग निर्भर करता है। तो दोस्तों जो नियॉन साइन लैंप होता है, नियॉन साइन लैंप एक तो ध्यान रखिएगा, जो नियॉन साइन लैंप होता है इसको कॉल्ड कैथोड लैंप के नाम से भी जाना जाता है। क्या, कॉल्ड कैथोड लैंप, कॉल्ड कैथोड लैंप, लैंप कॉल्ड कैथोड लैंप के नाम से भी जाना जाता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे नियॉन साइन लैंप द्वारा उत्सर्जित जो प्रकाश का जो रंग होता है, देखो नियॉन जो लैंप होता है यहाँ पे इस प्रकार से होता है, इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, और इसके मध्य में जो गैस भरी जाती है वो नियॉन गैस होती है। गैस कौन सी होती है, तो अपन कहते हैं नियॉन, नियॉन गैस होती है। तो ट्यूब के तापमान पर रंग डिपेंड करेगा क्या, जी नहीं। वोल्टता पर, जी नहीं। ट्यूब में प्रवाहित धारा पर, जी नहीं। इसके अंदर जो गैस भरी होती है उस गैस पर ये लैंप की जो रंग होता है, लैंप का जो रंग है वो गैस पर डिपेंड करता है मेरे दोस्तों। ध्यान रखना यहाँ पे जो नियॉन लैंप होता है ये नियॉन साइन ट्यूब, देखो एक होता है नियॉन साइन लैंप और एक होता है ट्यूब। ठीक है, तो ये आपके जो नियॉन साइन लैंप होता है इसका यूज कहाँ करते हैं, तो विज्ञापन कार्यों में। इसमें प्रयोग करेंगे इसका, तो विज्ञापन, विज्ञापन कार्यों में हम प्रयोग, विज्ञापन कार्यों में
हम इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि एक जो नियॉन लैंप होता है वो ओनली फॉर आपका 0.5 वाट के अंदर बनाया जाता है। कितने में बनाया जाता है? 0.5 वाट के अंदर बनाया जाता है। जैसे फेज टेस्टर है, तो फेज टेस्टर में एक छोटा सा लैंप होता है, वो छोटा सा जो लैंप होता है वो आपका कौन सा लैंप हो जाएगा? नियॉन लैंप होता है जो 0.5 वाट के अंदर होता है। क्लियर? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किसके लिए डीसी की आवश्यकता पड़ती है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा लैंप ऐसा है जिसके लिए डीसी की आवश्यकता पड़ती है? यहाँ पे बात करेंगे फ्लोरोसेंट लैंप है, आर्क लैंप है, सोडियम वेपर लैंप है और मरकरी वेपर लैंप है। तो दोस्तों पहला ही जो प्रश्न था अगर आपने ध्यान से देखा है तो आपका इसका उत्तर आप दे सकते हो। यहाँ पे फ्लोरोसेंट जो लैंप होता है ये आपका एसी डीसी दोनों पर कार्य करता है दोस्तों, लेकिन डीसी पर इसकी दक्षता घट जाती है, इसलिए 90% अपन एसी पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पे जो आर्क लैंप होता है ये आपका कौन सी सप्लाई पर काम करता है? ये आपका डीसी सप्लाई पर कार्य करता है। सोडियम वेपर लैंप होता है और मरकरी वेपर लैंप जो होते हैं ये आपके तीनों जो होते हैं ये आपके किस पे काम करेंगे? तो हम कहेंगे एसी पे कार्य करते हैं। दोस्तों फ्लोरोसेंट जो लैंप होता है, फ्लोरोसेंट जो लैंप है इसके अंदर ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो गैस आयनीकरण सिद्धांत आप कह सकते हो। ये तीनों ही जो है ये गैस आयनीकरण सिद्धांत पर कार्य करते हैं। गैस आयनीकरण, तो यहाँ पे गैस आयनीकरण सिद्धांत पर ये क्या करेंगे? कार्य करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो प्रश्न आता है वो है दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर, और 4 नंबर है कि जब 6 वोल्ट लैंप को 250 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाता है तो क्या होगा? दोस्तों सीधा सा है, आपके पास में एक लैंप है, तो मैं कह रहा हूं कि भैया ये लैंप है और ये इस लैंप की औकात कितनी है? 6 वोल्ट है, और आप जबरदस्ती से किससे जोड़ रहे हो? तो जबरदस्ती जोड़ रहे हो भाई साहब इसको आप 250 वोल्टेज, तो सीधी बात है ये लैंप बचेगा नहीं बचेगा? तो यहाँ पे तुरंत आपका क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाता है। तो लैंप कतई नहीं जलेगा, लैंप फ्यूज हो जाएगा। लैंप जलेगा लेकिन बहुत थोड़ी देर के लिए जलेगा। अरे यहाँ सीधा सा है कि लैंप क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। दोस्तों ये तभी जल पाएगा जब 250 वोल्ट या फिर 250 वोल्ट से ऊपर का इसकी रेटिंग हो, या तो बराबर हो या इससे ज्यादा हो, तो ही ये जल पाएगा। ठीक है? अगर श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं तो जैसे 2 है तो दोनों की रेटिंग सप्लाई वोल्टेज के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो लैंप आता है वो तो है यहाँ पे एलईडी से निकलने वाली रोशनी का रंग खालिस्तान पर निर्भर करता है। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे एलईडी। एलईडी क्या है? तो यहाँ पे एलईडी की फुल फॉर्म क्या होगी? है भाई, तो एलईडी बताइएगा जल्दी। यहां पे इसका सिंबल आप कमेंट कीजिएगा। यहां पे इसका जो सिंबल होगा वो सिंबल होगा दोस्तों ये। ठीक है? एलईडी की अगर आपसे रेटिंग पूछे, रेटिंग, तो इसकी रेटिंग क्या होगी? तो मैं कहूंगा इसकी रेटिंग होती है मिलीवाट। क्या होगी दोस्तों? मिली वाट। यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो एलईडी होती है ये विद्युत का खर्च ज्यादा करती है या कम करेगी? तो हम कहेंगे विद्युत का खर्च बिल्कुल कम करती है, यानी कि खर्च तो बिल्कुल यानी निम्न। तो यहाँ पे निम्न। दोस्तों क्या इसमें गैस भरी होती है? क्या इसमें इलेक्ट्रोड होते हैं? जी नहीं, न तो इसमें गैस यानी इसके अंदर गैस का प्रयोग भी नहीं होता और ना ही इसमें इलेक्ट्रोड होता है। इलेक्ट्रोड तो दोस्तों इसमें फिर प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है? तो इसमें मेरे दोस्तों क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी दर बहुत तीव्र गति से होती है और वो अर्धचालक पदार्थों से जब टकराती है तो वहां पे कणों से जब टकराती है तो वहां चिंगारी उत्पन्न होती है और वहां से वो प्रकाश उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे जो प्रकाश का जो रंग रहता है ये रंग किस पर डिपेंड होगा? तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पे अर्धचालक पदार्थ हम यूज लेते हैं। तो अर्धचालक जो पदार्थ होता है ना उस पर इस लैंप का जो रंग होता है वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे प्रयुक्त अर्धचालक पदार्थ के प्रकार पर, प्रयुक्त झुकाव का प्रकार पर, चार्ज का वाहकों
कि पुनर्संयोजन दर पर और इनपुट सिग्नल पर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए। क्या हो जाएगा? ए। तो दोस्तों आपका जवाब अभी तक नहीं आया है, तो इसकी फुल फॉर्म का तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लाइट इमेटिंग डायोड, ये एक प्रकार का ये क्या है? डायोड है। और एलईडी है, इसका जो पावर फैक्टर होता है वो पश्चगामी होता है। क्या हो जाएगा? यहाँ पे बात करेंगे पश्चगामी, यानी लीडिंग पावर फैक्टर होता है। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पे अर्धचालक पदार्थों पर इसकी रोशनी यानी जो रंग होता है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट, अगर जलती हुई ट्यूबलाइट का स्टार्टर निकाल दिया जाए तो ट्यूबलाइट होगी। दोस्तों इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये सपोज कीजिए ये क्या है? ट्यूबलाइट है। क्लियर? यानी फ्लोरोसेंट। और यहाँ पर इस प्रकार के अंदर इसके फिलामेंट बने हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर एक भाग होता है ये, और इसके दो टर्मिनल निकले होते हैं। एक यहाँ होता है ये, जिसे हम चौक कहते हैं। क्या कहते हैं? चौक। ये क्या है? तो ये है ट्यूब। और ये क्या है? इसे कहते हैं स्टार्टर। इसे क्या कहेंगे? स्टार्टर। अब इसका कनेक्शन कर दीजिए। इसका कनेक्शन देखिएगा, ये जो फिलामेंट होते हैं इसके श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है कौन? स्टार्टर। और यहाँ पे जो चौक होता है ये सप्लाई के यानी फेज तार के श्रेणी क्रम में होता है दोस्तों। इस प्रकार से एक फ्लोरोसेंट ट्यूब का पूरा कंप्लीट परिपथ बनाया जाता है। क्वेश्चन पहले पूछा जाता है कि जो स्टार्टर होता है, स्टार्टर का कार्य क्या होता है? तो भाई स्टार्टर का शुरू के अंदर कार्य होता है कि यहाँ पे परिपथ को कंप्लीट करना, यानी कि जो स्टार्टर होता है ये प्रति मिनट लगभग 12 से 16 बार प्रति मिनट परिपथ को क्या करता है? ऑन ऑफ करता है। उसके बाद क्या होता है? जो हमारा चौक होता है ना, ये चौक का पहला कार्य होता है प्रारंभिक जो वोल्टेज होती है उसको अति उच्च करना। यानी कि मैं सीधा कहूंगा दोस्तों, प्रारंभिक वोल्टेज को कुछ समय के लिए अति उच्च करना। क्लियर? यहाँ पे अति उच्च करना होता है। दूसरा कार्य मैं कहूंगा यहाँ पे कि ये बाद में क्या करता है? विद्युत को कम कर देता है, यानी कंट्रोल करता है। ये कंट्रोल का कार्य करता है, यानी कंट्रोल। ये तो मेरे दोस्तों यहाँ पर जब हमारी ट्यूब है ये किस सिद्धांत पे कार्य करेगी? तो गैस आयनीकरण। तो गैस आयनीकरण। और ये गैस आयनीकरण जो सिद्धांत पे काम करेगी, तो इसमें क्या होता है? जब गैस का आयनीकरण हो जाएगा ना, तो पूरी की पूरी जो धारा होती है यहाँ पे ट्यूब में से होते हुए और एक फिलामेंट से दूसरे फिलामेंट पर चली जाएगी। तो धारा का पूरा जो परिपथ बनेगा वो कैसे बनेगा? चौक में से निकल के और सीधी फिलामेंट से और दूसरे फिलामेंट में चली जाएगी, यानी स्टार्टर के अंदर बिल्कुल भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब स्टार्टर में धारा ही परिवर्तन नहीं होगी, प्रवाहित ही नहीं होगी, तो स्टार्टर को आराम से आप खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक बार आपने लाइट को यानी ट्यूब को बंद कर दिया तो उसके बाद दोबारा आपकी फ्लोरोसेंट नहीं जलेगी, आपको फिर से स्टार्टर लगाना ही पड़ेगा। दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारा स्टार्टर होता है ना ये, तो इसके समांतर क्रम में एक छोटा सा कैपेसिटर और लगाया जाता है। दोस्तों एक छोटा सा कैपेसिटर लगाया जाता है जो रेडियो के अंदर, रेडियो टीवी के अंदर जो व्यवधान होता है उसको दूर करने के लिए। तो यहाँ पे ये जो लगाया है कैपेसिटर, तो ये क्या करता है? टीवी रेडियो में व्यवधान दूर करने का कार्य करता है। क्लियर? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है स्टार्टर निकाल दिया जाए तो ट्यूब क्या होगी? तो हम कहेंगे जलती रहेगी। क्या होती रहेगी? जलती रहेगी। दोस्तों अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न है 7 नंबर। ट्यूबलाइट के स्टार्टर में द्विधात्विक की पत्ती
के समांतर में जुड़ा कैपेसिटर का अर्थ क्या होता है। दोस्तों जस्ट अभी बताया था मैंने, ये देखो यहाँ पे, ये देखो कि ये द्विधात्विक पत्ती होती है ये, और इसके समांतर में ये क्या लगाया, कैपेसिटर। और कैपेसिटर कार्य क्या है, टीवी रेडियो के अंदर जो व्यवधान होता है इसको क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। तो यहाँ पे पावर फैक्टर को बढ़ाएगा जी नहीं, रेडियो में उत्पन्न शोर को कम करेगा, लैंप प्रचालित करेगा, और भैंस को सोखना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो टीवी रेडियो में उत्पन्न शोर, मैंने क्या कहा, व्यवधान। व्यवधान का मतलब होता है जो शोर होता है, हमिंग ध्वनि होती है, आवाज आती है, या कभी देखे ना ब्लैक एंड टीवी होती है, कलर टीवी होती है, तो उसमें लाइनिंग सी आती है, उसको व्यवधान कहा जाता है। इस व्यवधान को क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। तो यहाँ पे जो ये स्टार्टर होता है ये इस प्रकार से होता है, इसके अंदर ये दो धात्विक पत्ती होती है, ठीक है ये, और इसके यहाँ पे समांतर में एक क्या जोड़ा जाता है, ये कैपेसिटर होता है दोस्तों। और ये कहाँ लगेगा, तो हम कहते हैं कि भैया ये इस प्रकार से लगेगा, ये फिलामेंट होते हैं ट्यूब को, तो इस प्रकार से लगेगा ये, क्लियर। और यहाँ पे क्या लगा होता है, ये चौक लगा होता है, तो चौक के ये होता है इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो ये स्टार्टर होता है, स्टार्टर में कौन सी गैस भरी होती है, इस स्टार्टर के अंदर कौन सी गैस भरी होती है। तो ध्यान रखना इस स्टार्टर के अंदर हीलियम गैस भरी होती है। कौन सी, तो हम बात करेंगे हीलियम, और हीलियम ऑप्शन नहीं आए तो ध्यान रखना सोडियम करना है, सोडियम। हीलियम गैस हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ये कोल्ड कैथोड कहलाता है, यानी ये जो आपका लैंप होगा इसके अंदर एक लैंप की तरह ही काम करेगा, तो कोल्ड कैथोड सिद्धांत पर ये कार्य करता है। नेक्स्ट अगला है धातु फिलामेंट लैंप में सीधी क्वाइल कुंडली की हुई एक धातु की तार होती है जिसे खालिस्तान कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे साफ कह रहा है कि एक धातु फिलामेंट, यानी कि मेरे दोस्तों यहाँ पे एक ये लैंप है, क्लियर। यहाँ पे ये जो मैं बात करूंगा, यहाँ पे ये एक लैंप है इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे ये जो लैंप है ये कह रहा है कि धातु फिलामेंट लैंप पे सीधी क्वाइल कुंडली की हुई होती है, यानी कि यहाँ पे एक ये है और इस प्रकार से ये कुंडलित की हुई होती है ये। और दोस्तों इसको क्या करते हैं, यहाँ पे दो सपोर्ट के द्वारा जोड़ दिया जाता है ताकि ये जो कुंडली है ये बार बार टूटे ना या दिक्कत ना हो। तो इसे कहते हैं हम फिलामेंट। क्या कहते हैं, इसे हम फिलामेंट कहते हैं दोस्तों। ये है फिलामेंट। जो ये फिलामेंट होता है, समझना ध्यान से, फिलामेंट होता है इसे हम तंतु भी कहते हैं। और ये जो फिलामेंट बना होता है ये किसका बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है। तो बात करेंगे किसका बना होता है, टंगस्टन। तो यहाँ पे ये टंगस्टन का ये बना होता है दोस्तों। यहाँ पे जो कांच होता है ये कौन सा होता है, तो हम कहेंगे क्वार्टज, क्वार्टज कांच। तो ये क्वार्टज कांच होता है और यहाँ पे ये दो पिन होती है। तो यहाँ पे ये दो टर्मिनल होते हैं, तो इस प्रकार से ये तार होते हैं जो सप्लाई के लिए होते हैं। यहाँ पे ये दो पिन होती है जो अपने लैंप होल्डर में होती है। तो ये तो क्या है, टर्मिनल, ये टर्मिनल, ठीक है। और ये क्या है, पिन, ये क्या होती है, पिन। और दोस्तों ये क्या कहलाएगी, तो इसे हम कहते हैं कैप। क्या कहेंगे, कैप कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो तार होते हैं ये सपोर्ट वायर होते हैं, सपोर्ट वायर। तो ये सपोर्ट वायर है। अब क्वेश्चन इसमें और भी आगे पूछा जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि जो ये लैंप होता है इसका पावर फैक्टर क्या होता है। तो दोस्तों इसका ध्यान रखना, पावर फैक्टर इकाई होता है। क्या होता है, इकाई होता है। तो आपसे पूछा गया है कि जो कुंडली होती है तो एक धातु तार की होती है, उसे क्या कहोगे, तो हम उसे क्या कहेंगे, सीधा फिलामेंट कहते हैं। तो ये इसके बारे में पूछ रहा है, तो ये फिलामेंट कहलाती है और टंगस्टन धातु की बनी होती है। नेक्स्ट, 0 वाट का लैंप कितनी खपत करता है। दोस्तों जो आप 0 वाट लैंप कहते हो, तो 0 वाट लैंप अगर घर में लगाते हो तो कितनी खपत करेगा। इसने डायरेक्ट 0 वाट बता दिया। क्या 0 वाट खपत करेगा क्या, अरे भाई जलेगा तो कुछ ना कुछ तो खपत करेगा ही करेगा। तो वहां पे कोई शक्ति नहीं होगी, लगभग 5 से 7 वाट होगा, लगभग 25 वाट और लगभग 40 वाट होता है। तो मेरे दोस्तों वो जो खपत करेगा
वो लगभग कितनी करेगा, 5 से 7 वाट खपत करता है। वैसे वो 12 से 14 वाट या 12 से 16 वाट के अंदर होता है, तो खपत कितनी करेगा, 5 से 7 वाट खपत करता है। दोस्तों ध्यान रखना, जो 0 वाट का जो ये लैंप होता है ना, इस लैंप को क्या कहते हो, इसे पिग्मी लैंप कहते हैं, पिग्मी लैंप, पिग्मी लैंप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला है सोडियम वाष्प विसर्जन लैंप द्वारा दी जाने वाली रोशनी का रंग कैसा होता है। दोस्तों सोडियम वाष्प विसर्जन लैंप द्वारा दी जाने वाली रोशनी का रंग कैसा होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मटके में पानी लिया है ना ऊपर, हाँ जी। तो यहाँ पे सोडियम जो लैंप होगा दोस्तों हमारा, ये इस प्रकार से लैंप होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोस्तों एक ट्यूब इस प्रकार से होती है यहाँ पे, ठीक है। और मैं बात करूंगा दोस्तों, एक ट्यूब ये होती है। तो इसके अंदर क्या होती है, 2 ट्यूब होती है। क्या होगी, 2 ट्यूब होती है दोस्तों। जब ये 2 ट्यूब होती है ना यहाँ पे, तो ये अंदर वाली ट्यूब है, ये क्लियर, ये इसके अंदर यो मिल जाती है, यो, और यहाँ पे इस प्रकार का बन गया ये, तो यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, और इधर हम प्राइमरी वाइंडिंग कर देते हैं दोस्तों ये। तो यहाँ पे लगभग 350 से लेकर के 450 वोल्टेज तक शुरुआत में देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इस लैंप के अंदर की तरफ यहाँ पे ये क्या होते हैं, फिलामेंट क्या इलेक्ट्रोड होते हैं, और इसके अंदर यहाँ पे क्या भरे होते हैं, सोडियम क्रिस्टल के क्या टुकड़े होते हैं। ये सोडियम क्रिस्टल के क्या होंगे, टुकड़े होते हैं जो हम भरते हैं। दोनों ट्यूब के मध्य क्या होगा, तो हम कहेंगे भैया दोनों ट्यूब के मध्य निर्वात होता है। इसके अंदर क्या भरा होगा, तो हम कहेंगे सोडियम क्रिस्टल के टुकड़े, सोडियम क्रिस्टल के टुकड़े। तो यहाँ पे सोडियम क्रिस्टल के टुकड़े प्लस में आर्गन गैस भी हम भरते हैं। तो दोस्तों ये जो लैंप होता है हमेशा क्षैतिज अवस्था में लगाते हैं। ये प्रारंभ में कौन सा रंग देगा, तो ध्यान रखना, प्रारंभ में हल्का लाल गुलाबी देगा, हल्का लाल गुलाबी देगा। और जब ये रनिंग अवस्था में आ जाता है, तो दोस्तों रनिंग अवस्था में ध्यान रखना, रनिंग अवस्था में ये तीव्र हल्का, यहाँ पे तीव्र हल्का पीला रंग हम ये प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे रनिंग अवस्था में हल्का तीव्र पीला रंग प्रकाश देगा, जबकि यहाँ पे प्रारंभ से और रनिंग अवस्था तक कितना समय लेगा, यानी प्रचालन होने में, या मैं कहूँ पूर्ण प्रचालन। तो दोस्तों पूर्ण प्रचालन के लिए जो समय होगा लगभग ये 5 से 10 मिनट का समय लेता है। कितना मिनट, तो 10 से 15 मिनट का, 5 से 10 मिनट का क्या लेता है, ये समय लेता है। तो भैया ये विसर्जन, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड होते हैं ये ऊष्मा देते हैं, और ऊष्मा के कारण यहाँ पे गैस का आयनीकरण होता है, विसर्जन होता है। तो शुरू में तो देता है लाल, तो ये गुलाबी, ठीक है, शुरुआत में, यानी कि शुरू, यहाँ पे मैं ये नीचे लिख दिया क्या मैंने, तो यहाँ पे सीधा हम कहेंगे कि भैया रनिंग अवस्था में कैसा देगा, ये पीला प्रकाश देता है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा, मैं पानी पी लेता हूँ। अगला प्रश्न है, किसी कमरे की प्रदीप्ति का मतलब है कि जो लैंप जला रहे हो किस पर निर्भर करती है। दोस्तों दीवारों, प्रदीप्ति का मतलब समझ रहे हो, ये तो आपका लैंप सोर्स है, और यहाँ पे जो ये रोशनी आ रही है ना, इस रोशनी को हम क्या कह रहे हैं, प्रदीप्ति कह रहे हैं दोस्तों। तो दीवारों के रंग पर डिपेंड करेगी, छत का रंग होगा
ए और बी दोनों प्रयुक्त प्रतिबिंब के प्रकार पर। दोस्तों आपको पता होगा, यहाँ पे कमरे की लाइट जोड़ते हो तो यहाँ पे अगर कोई डार्क कलर आपने दीवारों पे कर रखा दीवारों पर कर रखा है डार्क, तो रोशनी कम आएगी, और लाइट कलर ये सफेद रंग कर रखा है आपने तो रोशनी ज्यादा आएगी। तो यानी कि हम तो ये तो कहेंगे दीवारों के रंग पर, और छत का भी तो रंग रहेगा, बिल्कुल जी हाँ। तो यहाँ दोनों पे यानी ये दीवारों की या छतों की जो रंग होती है उस पर प्रदीप्ति का प्रभाव पड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 12 नंबर, और ये क्या है, सोडियम वेपर लैंप के ट्यूब में भरा जाता है, क्या भरा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे अपन कहेंगे सोडियम पाउडर प्लस में नियोन गैस भरी जाती है, मरकरी प्लस नियोन, फ्लोरोसेंट पाउडर। तो सोडियम पाउडर और नियोन गैस का हम क्या करते हैं, मिश्रण प्रयोग करते हैं, और ये जो हमेशा किस अवस्था में लगाई जाती है, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये क्षैतिज, क्या क्षैतिज अवस्था के अंदर ये हमेशा प्रयोग की जाती है। अगर इसे उल्टा या सीधा खड़ा कर दिया जाए तो यहाँ पे सोडियम जो पाउडर होता है ये नली के पैंदे में या फिर ऊपर की तरफ क्या जाएगा, इकट्ठा हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो पूर्ण तरीके से कार्य नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्षैतिज अवस्था में लगाई जाती है। ठीक है। अगला पॉइंट, अगला प्रश्न आता है दोस्तों यहाँ पे, ट्यूबलाइट के किस भाग में गुंजन उत्पन्न होती है? यानी गुंजन का मतलब होता है दोस्तों आवाज। दोस्तों यहाँ पे एक भाग होता है चौक। जो चौक होता है ये क्या होता है, इस प्रकार से पत्तियों से बना होता है, इसके ऊपर ये वाइंडिंग लपेटते हैं। जब वाइंडिंग होती है तो दोस्तों यहाँ पे क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के कारण ये जो पत्तियां होती है वो ढीली हो जाती है। तो कोर के वाइब्रेट से क्या होती है, आवाज, और जो आवाज होती है इसे हम क्या कहते हैं, गुंजन ध्वनि, गुंजन, या फिर इसे हमिंग, क्या कहते हैं, हमिंग ध्वनि, या फिर हम ध्वनि के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब इसको दूर करने का उपाय क्या है कि दोस्तों जो कोर वाइब्रेट कर रही है उसके बीच में वार्निश भर दीजिए, गुंजन ध्वनि क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो तंतु के द्वारा, चौक के द्वारा ट्यूबलाइट वोल्टेज, तो हम कहेंगे चौक के द्वारा हम ये ध्वनि उत्पन्न होती ही है। क्लियर। नेक्स्ट अगला प्रश्न, क्या हुआ, अरे हाँ जी। नेक्स्ट 14 नंबर, सोडियम वाष्प लैंप में कौन सा ट्रांसफार्मर लगा होता है? दोस्तों मैंने अभी जस्ट बताया, सोडियम जो वाष्प होता है घरों के अंदर 230 वोल्टेज आती है। इस 230 वोल्टेज को वो क्या करता है, यहाँ पे भाई कितनी, क्योंकि 230 पे ये नहीं होता तो ये लगभग कितना होता है, तो हम कहते हैं 350 से लेकर के 415 वोल्टेज तक ये बढ़ाता है। तो 230 को कितने में बदलेगा, 350 से 415 में, तो स्टेप डाउन हुआ अप। तो यहाँ पे हम कहेंगे भैया ये स्टेप अप होता है, यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये प्रयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट होता है। दोस्तों यहाँ पे आपके लिए खुशखबरी है, और दोस्तों जैसे कि यहाँ पे मैंने आज अनाउंसमेंट भी कर दिया था, जो कि बहुत बड़ा अनाउंसमेंट था। काफ़ी दिनों से चर्चा आ रही थी कि सर कोई ऐसा ऑफ़र निकालिएगा, क्योंकि आप कभी ऑफ़र नहीं देते। तो दोस्तों यहाँ पे ऑफ़र आ चुका है, और आज अभी आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ से आपका जो इलेक्ट्रीशियन का जो कोर्स है पूरा, ये इलेक्ट्रीशियन का जो कोर्स रहेगा कंप्लीट, इलेक्ट्रीशियन का तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा भाई यहाँ पे एक सब्जेक्ट तो ये रहेगी इलेक्ट्रीशियन, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको ड्राइंग सब्जेक्ट मिलेगी, और एक सब्जेक्ट कौन सी मिलेगी आपको, यहाँ पे साइंस। तो 3 सब्जेक्ट मात्र आपको कितने में, 599 में है। लेकिन जो ऑफर चल रहा है, इस ऑफर के तहत ये 599 न लग करके और मात्र 399 रुपए। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये ऑफर ओनली फॉर सीमित समय के लिए रहेगा, मात्र 3 दिन का रहेगा। एक आज का दिन हो गया, एक कल का रहेगा, और एक परसों का रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप 3 दिन तक ये ऑफर का लाभ उठा सकते हो, सीमित समय के लिए रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अभी आप 399 रुपए में यहाँ आदर्श टेक्निकल क्लासेस ऐप डाउनलोड करके और यहाँ पे कोर्स को क्या कर लीजिए, परचेज कर लीजिए। दोस्तों यहाँ वैलिडिटी रहेगी जो पूरी 1 साल के लिए रहेगी, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आए तो अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे नंबर है, तो आप 78 78 40 82 64 पे क्या कर सकते हो, संपर्क
कर सकते हो। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो यहाँ है, एक ट्यूबलाइट वह लैंप है जो निम्न दाब खालिस्तान डिस्चार्ज परिघटना पर काम करता है और पराबैंगनी किरणें को एक ग्लास ट्यूब के अंदर लेपित फास्फर की मदद से दृश्यमान किरण में परिवर्तित करता है। तो कौन सा लैंप है? तो यहाँ पे सोडियम आयोडाइड, धातु के हैलाइड, वाष्प, पारावाष्प और स्केडियम आयोडाइड। तो दोस्तों उसने पहले ही कह दिया कि ट्यूब है, ठीक है। तो ये फ्लोरोसेंट हमारी ट्यूब होती है, और फ्लोरोसेंट जो ट्यूब होती है तो निम्न ताप पर इसके अंदर पारावाष्प भरी जाती है। क्या भरी जाती है? पारावाष्प भरी जाती है। तो दोस्तों जो हमारी ट्यूब होती है ना, ये जो ट्यूब होती है इसके अंदर क्या होता है? ये फिलामेंट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या निकलती है? पराबैंगनी किरणें होती है। तो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए अंदर की तरफ आपने देखा होगा एक सफेद सा पाउडर होता है। तो वो सफेद सा पाउडर क्या करता है? पराबैंगनी किरणों को देखने योग्य प्रकाश के अंदर वो बदल देता है। तो इस ट्यूब के अंदर क्या भरा होता है? तो हमको पता है कि इसके अंदर क्या भरा होता है। क्या भरा होता है भाई? है मरकरी प्लस आर्गन। तो मरकरी क्या है? पारा। तो पारे की वाष्प यानी कि पारा वाष्प इसके अंदर भरी होती ही है। क्लियर? नेक्स्ट अगला प्रश्न 16 नंबर देखिएगा। खालिस्तान ताप दीप्त लैंप की तुलना में बहुत अधिक प्रभावी होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ताप दीप्त लैंप की तुलना में, यानी कौन से लैंप है जो ताप दीप्त लैंप की तुलना में बहुत अधिक प्रभावित होते हैं? तो यहाँ पे मेटल हैलाइड होते हैं, ताप दीप्त लैंप होते हैं, फ्लोरोसेंट लैंप होते हैं, और कम दबाव वाले हाइड्रोजन लैंप। तो हम कहते हैं जैसे फ्लोरोसेंट लैंप है, तो फ्लोरोसेंट लैंप ताप दीप्त लैंप की तुलना में बहुत अधिक प्रभावी होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे फ्लोरोसेंट है जो निम्न विद्युत खर्च करते हैं, जबकि ताप दीप्त जो लैंप होते हैं वो जो 10 रुपए के लट्टू होते हैं ना, उसी को कहते हैं ताप दीप्त लैंप दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट 17 नंबर देखिएगा। काम करने की क्षैतिज स्थिति के साथ सड़क पर प्रकाश के लिए सबसे उपयुक्त लाइट कौन सी होती है? तो दोस्तों यहाँ पे सड़कों पर जो लैंप लगाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? सोडियम वेपर लैंप होते हैं, इनकैंडिसेंट लैंप होते हैं, फ्लोरोसेंट लैंप होते हैं, और मरकरी वेपर लैंप होते हैं। तो दोस्तों जो नियम के अनुसार जो लगाए जाते हैं वो सोडियम वेपर लैंप सड़कों पर या फिर जो चौराहे होते हैं वहां पर लगाए जाते हैं, बगीचे होते हैं, गार्डन होते हैं, तो वहां पे सोडियम वेपर लैंप लगाए जाते हैं, और ये हमेशा क्षैतिज अवस्था में ही लगाए जाते हैं। 18 नंबर, प्रदीपन नली यानी इल्यूमिनेशन ऑफ सरफेस सतह और सोर्स बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्यक्त कर्मानुपाती होता है। दोस्तों इसमें यह कहा गया है, देखो ध्यान से समझना भाई, यहाँ पे ये हमारा लैंप है, और लैंप है तो यहाँ से बोलो क्या निकल रही है? तो हम कहेंगे भैया ये जो निकल रही है ना, ये प्रकाश किरणें हैं, और ये किसी धरातल के इकाई क्षेत्रफल पर इकट्ठी हो जाती है। तो यहाँ पे इकाई क्षेत्रफल जैसे मैंने कहा ये, तो इसमें जो इकाई क्षेत्रफल में गिरती है इसी को हम प्रदीप्ति कहते हैं, इल्यूमिनेशन कहते हैं, यानी आई। ये जो प्रदीप्ति है आई, इल्यूमिनेशन, ठीक है, ये इल्यूमिनेशन है। तो यहाँ ऊपर से नीचे तक किस गति से आ रही है? तो तीव्रता। तो ये तीव्रता के तो क्या होती है? समानुपाती। और भाई ये यहाँ से और यहाँ तक की दूरी भी तो है, तो दूरी के वर्ग के क्या होती है? विलोम अनुपाती होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो लैंप होता है, लैंप, इस लैंप के अंदर दो नियम दिए गए हैं। एक आपका कौन सा होता है? एक होता है लैम्बर्ट का कोज्जा नियम, और एक होता है इनवर्स स्क्वायर नियम होते हैं। तो ये जो हमारा है ये इनवर्स स्क्वायर नियम होता है। कौन सा हो जाएगा? इनवर्स स्क्वायर लॉ कहलाता है। नेक्स्ट अगला यहाँ पे बात करेंगे 19, उच्च दाब पारद विसर्जन लैंप का इस्तेमाल कहाँ नहीं किया जाता? कहाँ नहीं किया जाता? यानी उच्च दाब पारद का मतलब होता है दोस्तों पारा, समझ गए ना? पारा यानी पारा वाष्प। उच्च दाब पारा विसर्जन लैंप का इस्तेमाल कहाँ नहीं किया जाता? उद्यान के अंदर, खेल के मैदान की स्ट्रीट लाइटों में, स्टेज की लाइटिंग में, और ड्राइंग रूम में। दोस्तों इस लैंप को एक नाम और दिया गया है, फ्लड लैंप। क्या सा लैंप? तो यहाँ पे अपन कहेंगे फ्लड लैंप। और फ्लड लैंप का जो प्रयोग है कभी भी स्टेडी रूम में नहीं करते, स्टेडी रूम, और स्टडी रूम के अंदर ही तो ड्राइंग बनाओगे, तो इसमें कभी भी हम प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पे इसका जो फ्लड लैंप का उपयोग है बाहर मैदान के अंदर प्रयोग किया जाता है, खुले स्थानों में। तो कहाँ पे? खुले स्थान। तो
खुले स्थानों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे रोड लाइट होगी, खेल के मैदान हो गए, ठीक है, हवाई अड्डे हो गए, रेलवे स्टेशन हो गया, ठीक है, वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। तो ड्राइंग रूम में इसका प्रयोग कभी भी नहीं करते हैं। अगला प्रश्न आता है दोस्तों यहाँ पे 20 नंबर, प्रतिदीप्ति नलिका का संचालन किसमें किया जाता है? केवल एसी पर, डीसी पर, एसी और साथ ही डीसी पर। तो मैंने शुरू में बताया कि जो दोस्तों प्रतिदीप्ति नलिका होती है इसका उपयोग एसी डीसी दोनों में करते हैं, लेकिन एसी पर 90% इसकी दक्षता रहती है, जबकि डीसी के अंदर 90% दक्षता घट जाती है। तो यहाँ एसी डीसी दोनों पे किया जा सकता है। नेक्स्ट 21 नंबर, व्युत्क्रम वर्ग नियम तथा लैम्बर्ट का कोज्या नियम, यानी लैम्बर्ट जा नियम निम्न में से किस पैरामीटर पर, पैरामीटर का मतलब है चुंबकत्व, प्रदीपन, प्रतिरोध और विद्युतीय, यानी किस पर लागू होता है? तो दोस्तों ये दोनों जो लैंप होते हैं, ये सॉरी लैंप क्या, दोनों जो नियम होते हैं, एक ये और एक ये, दोनों ही किस पे होते हैं? तो हम कहते हैं विद्युत लैंप। और जो विद्युत लैंप होता है तो ये प्रदीप्ति पे ही तो होगा, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रदीपन या प्रदीप्ति आप कह सकते हो। नेक्स्ट अगला है दीपक दक्षता की इकाई है। दोस्तों दीपक क्या है? तो दीपक एक प्रकार का लैंप है यहाँ पे। तो लैंप की दक्षता, तो दोस्तों यहाँ पे दक्षता को देखिएगा, दक्षता, और दक्षता क्या है? तो हम कहेंगे भैया आउटपुट बटा क्या होता है? इनपुट। अरे आउटपुट में क्या मिलेगा आपको? तो आउटपुट में प्रकाश मिलता है कि नहीं मिलता? अरे मिलता है कि नहीं मिलता? तो भैया यहाँ पे हम कहेंगे यहाँ तो प्रकाश मिल जाएगा, इनपुट में क्या दोगे आप? तो इनपुट में तो सप्लाई देते हो, है, तो इनपुट में क्या देते हो? सप्लाई। प्रदीप्ति जो होती है उसका मात्रा क्या हो जाएगा? जैसे मैंने कहा ल्यूमन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो मैं कहूंगा ल्यूमन, ल्यूमन। और इनपुट में क्या है भाई? धारा भी देखो, वोल्टेज भी, धारा और वोल्टेज का गुणनफल मान क्या होता है? वाट। तो बोलो क्या बन गया है यहाँ पे? तो हम कहेंगे ल्यूमन प्रति वाट। तो ल्यूमन प्रति वाट क्या हो जाएगा? दीपक की दक्षता होती है। दीपक बोले तो लैंप की जो दक्षता होती है हमेशा किस में मापी जाती है? ल्यूमन प्रति वाट के अंदर मापी जाती है। अगला प्रश्न लीजिएगा, प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? तरंग दैर्घ्य पर, प्रकाश की गति पर, ए और बी दोनों पर, आवृत्ति पर। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रकाश का जो रंग होता है यह हमेशा तरंग दैर्घ्य और प्रकाश की गति दोनों पर डिपेंड होता है, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? राइट होगा, ए और बी दोनों पर डिपेंड करता है। अगला आता है यहाँ पे 24 नंबर, यानी किसी श्रेणी लैंप परिपथ में प्रत्येक बल्ब 2 पर रेट किया गया है, 2 वोल्ट पर रेट किया हुआ है। 110 वोल्ट एसी लाइन पर चलाने के लिए श्रेणी में जोड़े वाले बल्बों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे लैंप संख्या, क्योंकि जो सजावटी लैंप होते हैं उनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे भैया एक लैंप का वोल्टेज, ठीक है ना, एक लैंप का वोल्टेज बटा सप्लाई वोल्टेज, ये सप्लाई वोल्टेज इनटू में 105 बटा क्या कर दो सीधा 100। अब इसमें आपका क्या रख दो? यहाँ पे आराम से ये रख दीजिए। तो ये कह रहा है 110 वोल्ट, तो ये तो क्या हो गई? सप्लाई वोल्टेज हो गई ना 110, और प्रत्येक लैंप कितने का है? 2 वोल्टेज का, इनटू में सीधा क्या कर दो 105 बटा 100। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, यहाँ हम कहेंगे भैया इससे 5 से काटा तो 21 पंजो 21 बार कट रहा है, 5 105 है ना, और ये 5 से काटा तो 5 से काटा तो 20 बार, और यहाँ पे देखो आगे 2 से गया, ये कितनी बार गया? 10 बार, ठीक है। अब ऊपर 21 बच गया ना, और नीचे कितना बच गया? तो 110 इंटू ये 10, ठीक है। तो नीचे तो भैया 1100 हो गया, तो 1100 हो गया। एक मिनट कहाँ चक्कर पड़ा? इक्कीस बटा 20 हो गया, 21। अच्छा, ये उल्टा लिखा था गया, सही है, सही। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा ये यहाँ पे बस यहाँ पे लिखना है अपन को सप्लाई का वोल्टेज और एक लैंप का वोल्टेज। अभी मैं सोच रहा हूँ दिक्कत कहाँ आ गई यहाँ पे। तो इसमें सीधा लिखिए सप्लाई वोल्टेज कितना 110 वोल्टेज और ये 2 और इंटू 105 बटा कितना हो जाएगा 100।
यहाँ पे। तो ये तो हो गया 21 बार और ये हो गया कितनी बार, 20 बार। क्लियर, 0 से तो 0 गया, ठीक है। अब पता क्या, नीचे 4 है और ये इधर है, तो भैया क्या हो गया, 11 एकम 11 और 11 दूना 22, 22 और 1 23, ये और नीचे 4। तो यहाँ पे 4 का भाग दीजिएगा, तो 4 का भाग देते हैं, 4 पंजो 20 हो गया, 3 बच गया, 7 चौक 28, यानी 57 पॉइंट कुछ है। तो इसका मतलब आगे अगर पॉइंटों में जा रहा है तो नेक्स्ट लैंप की संख्या लेते हैं, तो 57 पॉइंट कुछ है, तो यहाँ पे 58 लैंप आ जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन होता है। अगला 25 नंबर, हैलोजन लैंप में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है। तो दोस्तों हैलोजन जो लैंप होता है, यहाँ पे ध्यान रखना, हैलोजन लैंप मेरे दोस्तों इस प्रकार से होता है। ये हैलोजन जो लैंप होता है ये इस प्रकार से होता है ये, और इसके बीच में यहाँ पे क्या होता है, फिलामेंट होता है ये, और यहाँ पे ये सपोर्ट वायर लगा दिए जाते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा ये जो होता है ये तो फिलामेंट होता है, फिलामेंट, ये तो फिलामेंट होता है। और इसमें जो अपन यूज करते हैं वो हैलोजन वर्ग होती है, हैलोजन वर्ग का समूह। तो यहाँ पे तो हीलियम गैस, हैलोजन, आर्गन और यहाँ नाइट्रोजन, तो हम कहेंगे हैलोजन गैस ही प्रयोग कहते हैं। हैलोजन एक समूह होता है जिसमें आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ठीक है, तो ये सारी की सारी गैस इसके अंदर आती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है अपना यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। सौर दीप, सौर दीप का मतलब होता है जो सोलर लाइट होती है, सोलर लैंप होता है, वो के लिए प्रकाश के दीपों का प्रयोग करने के लिए वरीयता दी जाती है। सौर दीप का मतलब होता है सोलर लैंप, सोलर लैंप। और दोस्तों सोलर जो लैंप होता है यहाँ पे, तो ये पहले सोलर सेल होता है, उसके लिए लैंप होता है, तो सोलर सेल, ये सोलर लैंप सोलर लैंप कह दीजिए। और सोलर लैंप जो होता है इसके लिए जो वरीयता दी जाती है, पहले तो होता है ये सोलर सेल, ये तो क्या हो जाएगा, सोलर सेल, ठीक है, सेल। और जो सोलर सेल होता है इससे जो लैंप जलेगा, यानी कि यहाँ पे कहेंगे ये लैंप, तो ये जो लैंप होगा ना ये कौन सा होगा, तो एलईडी लैंप हम प्रयोग करते हैं। सोलर सेल से अगर जिस लैंप को आप चलाना चाहते हो वो होता है एलईडी। क्यों, क्योंकि सोलर सेल के अंदर वोल्टेज का मान थोड़ा निम्न होता है, इसलिए वहां पे ऐसा लैंप लगाइए जो कम वोल्टेज में प्रचालित हो जाए, तो वहां पे एलईडी लैंप होता है जो सोलर सेल पर कार्य करता है। आइए अगला आता है ड्रम स्विच का उपयोग खालिस्तान होता है। दोस्तों यहाँ पे हम कहते हैं जो सजावटी लैंप होती है, सजावटी लैंप लड़ी, सजावटी जो लैंप लड़ी होती है इसको रनिंग अवस्था में, किसमें, रनिंग रनिंग अवस्था के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, ड्रम स्विच का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इसमें एक स्लिप रिंग होती है, तो एक स्लिप रिंग जो होती है ना, यहाँ पे मैं बात करूंगा, एक स्लिप रिंग जो होती है ये इस प्रकार से, ये तो एक स्लिप रिंग के क्या कर देते हैं, टुकड़े कर देते हैं दोस्तों, और टुकड़े कितने करते हैं, 3। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये टुकड़ा हो जाता है। ये 3 स्लिप रिंग होती है और एक पूरी स्लिप रिंग क्या होती है, प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पे बगीचे की प्रकाश व्यवस्था के लिए, सड़क की प्रकाश व्यवस्था के लिए, सीढ़ियों की प्रकाश व्यवस्था के लिए, सजावटी प्रकाश व्यवस्था, सजावटी लैंप के लिए हम प्रयोग करते हैं ये। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। ध्यान रखना दोस्तों, बड़े लैंप के लिए होते हैं, छोटे लैंप के लिए फ्लैशर स्विच प्रयोग करते हैं। यहाँ पे एक होता है फ्लैशर, तो ये तो क्या होता है 6 वोल्टेज के लिए। और ये जो ड्रम होता है ये आपका 60 वाट लैंप के लिए प्रयोग किया जाता है, 60 वाट 100 वाट जो भी है ना। यहाँ पे नेक्स्ट है, विकल्पों में उल्लेखित किस कमरे में सबसे अधिक रोशनी की आवश्यकता होती है, रसोई में, हॉल में, अध्ययन कक्ष और लॉबी में। तो हम कहेंगे भैया अध्ययन कक्ष के अंदर सबसे ज्यादा विद्युत की प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्योंकि जैसे अध्ययन कक्ष होता है तो उसमें ड्राइंग रही होती है, तो उसके लिए अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, सजावटी और विज्ञापन के लिए किस प्रकार का लैंप, शुरू में मैंने बता दिया था कि सजावटी या फिर जो विज्ञापन कार्य होते हैं उसके लिए यहाँ पे मरकरी वेपर लैंप का प्रयोग होता है क्या,
अरे नियोन साइन ट्यूब का प्रयोग करते हैं, तो नियोन साइन लैंप या नियोन लैंप का प्रयोग किया जाता है। मरकरी वेपर लैंप होता है, एक तापदीप्त लैंप होता है, एक सोडियम वेपर लैंप होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कैसे भी कि किसका प्रयोग, देखो ये दोनों होते हैं, ये दोनों का प्रयोग अध्ययन कक्ष में हम प्रयोग नहीं कर सकते। मरकरी लैंप हो गया एक, और एक तापदीप्त लैंप हो गया, ठीक है, मरकरी लैंप और एक तापदीप्त लैंप, तो इनका तो ये तो फ्लड लैंप के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 30 नंबर, एक सोडियम लैंप में आरंभ में सोडियम खालिस्तान में होता है, तो दोस्तों वाष्प अवस्था में, ठोस अवस्था में, गैसीय अवस्था में और द्रव अवस्था में। तो यहाँ पे जब आरंभ होता है तो सोडियम होता है वो एक बुरादे यानी ठोस के अंदर होता है, तो वाष्प के अंदर थोड़ी होगा, तो यहाँ पे ठोस अवस्था के अंदर यहाँ पे होता है। जैसे ही यहाँ पे गैस उत्सर्जित होती यानी तापमान बढ़ता है तो गैस आयनीकरण होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट 31 नंबर, निम्न में से किसमें ऊर्जा की खपत निम्न होती है? तो दोस्तों इनमें से ऊर्जा की खपत किसमें होगी? ट्यूबलाइट में, आर्गन बल्ब में, सीएफएल में और एलईडी में। तो हम कहेंगे सबसे कम होगी किसमें? एलईडी के अंदर होगी, एलईडी, एलईडी तो सबसे कम होती है, क्योंकि इसकी जो रेटिंग होती है वो किसमें होती है? तो हम कहेंगे दोस्तों मिलीवाट में इसकी रेटिंग होती है। नेक्स्ट 32 नंबर, रात्रि के समय फ्लोरोसेंट ट्यूब स्विच बंद करने के बाद भी रोशनी देती है, इसका कारण क्या है? दोस्तों सीधी सी बात है, अगर कोई लैंप फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट है ये, ठीक है, इस प्रकार से है और ये चौक है और यहाँ पे ये स्टार्टर है, इस प्रकार से लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे ये, तो ये फेज है और यहाँ पे ये न्यूट्रल है। अब क्या हुआ यहाँ पे कि जो आपका जो स्विच है वो कहाँ लग गया? यहाँ न्यूट्रल के साथ। अब फेज तो पूरा कंप्लीट है, तो कहीं भी दीवार क्या करती है, वो न्यूट्रल का कार्य करती है और वहां पे आपकी जो फ्लोरोसेंट है या फिर एलईडी है वो जलती रहती है। यानी स्विच से फेज नियंत्रण न होना, बिल्कुल सही बात है, यानी जो स्विच है वो फेज से नियंत्रण नहीं है। स्विच से फेज नियंत्रण होना, लीकेज होकर फेज मिलना और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों स्विच से फेज नियंत्रण होना, अगर ऐसे हो जाएगा तो फिर नहीं होगा, इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अगला आता है 35 नंबर, CFL का पूरा क्या नाम है? तो कोटेड फिलामेंट लैंप, कोटेड फ्लोरोसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट होता है CFL का, जबकि एलईडी का क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है ना, CFL, CFL, CFL का तो हो गया LED है भाई, बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, भूल जाते हो आप। तो नेक्स्ट यहाँ पे आगे देखते हैं 34 नंबर, सजावटी लाइटों के लिए बल्बों को लगाते हैं, किस क्रम में लगाते हैं? तो दोस्तों यहाँ सजावटी लैंप जो लड़ियाँ होती है वो हमेशा किस क्रम में लगती है? तो हम कहेंगे श्रेणी क्रम में लगाई जाती है। किस क्रम में लगेगी? यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट होगा। हाँ जी 35 नंबर, हैलोजन लैंप में प्रयुक्त फिलामेंट किसका बना होता है? तो दोस्तों हैलोजन लैंप में प्रयुक्त फिलामेंट किसका बना होता है? ध्यान रखना दोस्तों, हैलोजन जो लैंप होती है, वैसे अगर लैंप के अंदर ही पूछे, ध्यान रखना लैंप के अंदर पूछे कि लैंप में फिलामेंट, फिलामेंट यहाँ पे नंबर 1 टंगस्टन, नंबर 1 टंगस्टन, नंबर 2 कार्बन, कार्बन, नंबर 3 यहाँ पे टंटालम, टंटालम और नंबर 4 ओस्मियम, ओस्मियम, ठीक है। तो 4 प्रकार के यहाँ पे अपन यूज करते हैं दोस्तों। 1 मिनट, ये CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप हो गया, ठीक है, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। तो यहाँ पे सजावटी लैंप हो गया, हेलोजन लैंप का हो गया। यहाँ पे 36 नंबर देखिएगा, प्रतिदीप्तिशील फ्लोरोसेंट ट्यूब में चौक का प्रयोजन क्या होता है? तो दोस्तों मैंने शुरू में बताया चौक के 2 काम होते हैं। पहला काम होता है कि शुरुआत की जो प्रारंभिक जो वोल्टेज होती है उसको अति उच्च करना होता है, यानी कार्य किसके? तो हम कहेंगे चौक के। तो पहला कार्य होता है इसका कि प्रारंभ की जो वोल्टेज होती है उसको अति उच्च करना।
प्रारंभिक वोल्टेज को अति उच्च करना। दूसरा यहाँ पे अपन कहेंगे कि जो फ्लोरोसेंट लैंप होता है वो जब प्रचालित हो जाता है उसके बाद में विद्युत को बहुत कम कर देना, यानी धारा को कंट्रोल करना, धारा को नियंत्रण करना, नियंत्रण। क्लियर? तो यहाँ पे धारा को बढ़ाना, वोल्टेज को क्षणिक घटाना, वोल्टेज को क्षणिक बनाना, यानी कुछ समय के लिए बढ़ाता है, प्रारंभिक वोल्टेज को अति उच्च करना केवल कुछ समय के लिए, ताकि जो अंदर आपका जो अपन कहते हैं कि क्या गैस आयनीकरण के लिए किस भाई ये उच्च वोल्टेज क्यों करता है? उच्च वोल्टेज करना तो किसके लिए करता है? गैस आयनीकरण के लिए, गैस आयनीकरण। तो गैस आयनीकरण के लिए ये क्या किया जाता है? अति उच्च किया जाता है। अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न देखिएगा, 230 वोल्टेज की आपूर्ति पर एक डेकोरेटेड सीरियल सेट बनाने के लिए 6 वोल्ट के कितने लैंप की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों यहाँ पे लैंप संख्या दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला लिखा था, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। लैंप संख्या ऊपर आ जाएगा सप्लाई वोल्टेज और 230 वोल्टेज है, नीचे आ जाएगा एक लैंप का वोल्टेज और 6 वोल्टेज है, इनटू में यहाँ पे 105 बटा कितना कर दो, 100 कर दीजिए। ठीक है, ये तो यहाँ पे ये तो गया 21 और ये गया कितनी बार? 20 बार। तो 0 से तो 0 कट गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखो 21 3 63 और 21 दूना 42, 42 और 6 कितना होता है? 48, और इसमें भाग देना पड़ेगा 6 का। 6 5 3 6 3 6 7 है 42 और 6 अंट 48। ये क्या चक्कर पड़ा भाई? फिर से चक्कर पड़ गया क्या? अच्छा 6 दूनी 12 भी तो है, नीचे का भी तो है, तो 6 दूनी 12। तो यहाँ पे 12 12 12 36 12 चौक 48 0, तो यहाँ पे अब 30 हो जाएगा, तो 40 पॉइंट और कुछ है दोस्तों यहाँ पे, और 40 पॉइंट कुछ आगे है, तो हम आगे की संख्या लेंगे। यहाँ पे भाई 48, ये 0 लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आगे, तो यहाँ पे लगभग अपन 40 भी है और 42 भी है, तो 40 आराम से ये कर सकते हैं, क्योंकि 40 पॉइंट कुछ है। तो यहाँ पे 41 होता है, 41 कर देते, वैसे 42 भी है, लेकिन जैसे 41 पॉइंट कुछ होता तो अपन कितना ले लेते? 42 ले लेते। नेक्स्ट 38 नंबर, प्रकाश तीव्रता या ज्योति तीव्रता की इकाई क्या होती है? तो आपको पता है ज्योति तीव्रता की इकाई क्या होती है? कैंडला। क्या होती है? कैंडला। दोस्तों आपसे पूछा जाए एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है, तो यहाँ पे तरंग दैर्घ्य, क्या तरंग दैर्घ्य की इकाई क्या होती है? एंगस्ट्रॉम होती है। लक्स यानी पद्धति और ल्यूमन ये फ्लक्स की इकाई होती है। नेक्स्ट 39 नंबर, हैलोजन लैंप का मुख्य उपयोग कहाँ किया जाता है? खेल के मैदान में, पार्कों में, हवाई अड्डे पर, उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीधी बात है, हम सभी जगह हैलोजन लैंप का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है 40, हैलोजन लैंप का दूसरा क्या नाम है? तो दोस्तों दूसरा नाम है इसका फ्लड लैंप। क्या होता है? फ्लड लैंप होता है। तो जब अगर स्टडी कक्ष में अगर लगा देते हो तो आंखों में जलन पैदा कर देता है, इसलिए कभी भी फ्लड लैंप यानी जो बड़े उच्च क्षमता के लैंप होते हैं उनको फ्लड लैंप कहते हैं। तो इनको कभी भी आप अध्ययन कक्ष में नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों ये लैंप जो चैप्टर था इसके अंदर सभी प्रकार के लैंपों के बारे में अपन ने बहुत तरीके से अध्ययन किया है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो अगले चैप्टर के ऊपर होगी। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।